गुड मॉर्निंग। देखेंगे बेटा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था वायरस एंड वायराइड्स के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे वायरस एंड वायराइड्स का जो चैप्टर था वो चल रहा था और आप लोगों ने देखा था। और हमने कहा था बेटा कि देखने के बाद कुछ लोग नोट्स बनाएंगे, लेकिन नोट्स तो किसी ने नहीं बनाया। नोट्स बनाइए और ग्रुप में सेंड करिए भाई, नोट्स बना के ग्रुप में सेंड करिए, तब तो आगे पढ़ाया जाएगा। आप लोग अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम कैसे समझेंगे कि आपने वीडियो देखा। ना ही कोई कमेंट्स। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद पता नहीं पूरा देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो आप लोग बता दीजिए कि हम लोग वीडियो नहीं देखेंगे, फ़ोन करके बता दीजिए, है ना, कि सर जी वीडियो बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं, हम नहीं देखेंगे। और अगर देख रहे हैं तो भैया कुछ तो लिख दो एक बार कि जी सर जी हमने देख लिया, ग्रुप में लिख दो। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, देख लें। शेप ऑफ वायरस ये तो पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ लिए थे, ये भी हो गया था, कैप्सिड भी हो गया था, आवरण। ये बात आती है। देखेंगे हम लोग पहुंचे कहाँ थे, विषाणुओं के सामान्य लक्षण, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस हम लोग देख रहे थे। बताएंगे बेटा कि लिखा क्या हुआ है कि विषाणुओं में, पहले हम लोग सुन ले क्या है कि जो विषाणु है उसको हम क्या बोलते हैं, जंतु जगत और निर्जीव जगत या सजीव और निर्जीवों के बीच का संयोजक, कनेक्टिंग लिंक्स ऑफ द नॉन एंड लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का जो, या सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच का जो मिश्रण है या जो कनेक्टिव लिंक है वो क्या है, विषाणु है। तो बोलेंगे बेटा कि अब जब ये दोनों के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है या संयोजक है, तो इनमें दोनों का लक्षण पाया जाएगा, सजीवों का भी लक्षण पाया जाएगा और निर्जीवों का लक्षण पाया जाएगा। आप कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जो विषाणु है वो क्या है बेटा कि सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे उसी के बारे में कि किस तरह से सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है। लिखा हुआ है बेटा कि विषाणुओं में सजीव एवं निर्जीव लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। मतलब कुछ लक्षण क्या होंगे, सजीवों के होंगे, कुछ लक्षण निर्जीवों के होंगे। अब बताएंगे बेटा फिर क्या लिखा हुआ है, अतः इसे सजीवों और निर्जीवों के बीच का संयोजक माना जाता है। और फिर लिखा है इसके प्रमुख निम्न, या इनके जो प्रमुख लक्षण है निम्न है। तो पहला क्या हेडिंग आएगी बेटा, सजीवों के निर्जीव जैसे लक्षण। पहले जो हेडिंग आएगी वो क्या होगी, सजीवों की निर्जीव जैसे लक्षण। आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि विषाणुओं के निर्जीव जैसे लक्षण। हेडिंग क्या है, विषाणुओं के निर्जीव जैसे लक्षण। तो आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि विषाणु सजीव पदार्थ के नहीं, मतलब विषाणु जो है वो सजीव पदार्थ के नहीं वरन सजीवों के संयोजन में भाग लेने वाले दो पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि विषाणु किससे बना है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना है विषाणु। तो बताएंगे कि जितने सजीव जो है, कोई भी सजीव है वो क्या है कि बहुत से चीज़ों से या बहुत से पदार्थों से मिलकर बना है, लेकिन उनमें जो दो पदार्थ हैं न्यूक्लिक अम्ल वो और प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन क्या है सजीवों में भी है, लेकिन इसके अलावा क्या है कि और भी पदार्थ हैं जो क्या है कहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, जो कहाँ नहीं पाए जाएंगे, विषाणुओं में नहीं पाए जाएंगे, जो विषाणुओं में नहीं पाए जाएंगे। तो आप लोग समझें क्या है कि सजीव पदार्थ के नहीं बने हैं, जो विषाणु हैं वो सजीव पदार्थ के नहीं बने हैं। जब फिर भी किससे बने हैं, तो जो सजीव पदार्थ के संयोजन में, ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में
भाग लेने वाले जो दो पदार्थ हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखें बेटा कि विषाणुओं में केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल नहीं, केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, डीएनए या आरएनए। जबकि सजीवों में कितने प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा? दो प्रकार का, डीएनए और आरएनए दोनों ही पाया जाएगा। लेकिन ये जो विषाणु हैं उनमें या तो आरएनए या तो डीएनए दोनों एक साथ एक विषाणु में नहीं होगा। दोनों एक साथ मतलब डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ एक ही विषाणु में पाया जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए ये क्या है? निर्जीवों जैसे लक्षण हैं। क्या बताएंगे बेटा कि विषाणु में केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए या तो आरएनए पाया जाता है। आगे देखेंगे बेटा, लिखा हुआ है इनका संगठन कोशिकीय नहीं होता। हम लोगों ने पहला लेसन पढ़ा था बेटा, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने बताया था जितने भी सजीव हैं सब कोशिकीय हैं, सबकी संरचना कोशिकीय है, सब कोशिका से बने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा कि ये कोशिकीय होते ही नहीं, मतलब इनकी संरचना कोशिकीय नहीं है। समझे आप लोग? कोशिकीय नहीं है इनकी संरचना, मतलब ये अकोशिकीय, मतलब ये सजीव नहीं है, सीधा सा अर्थ है। हम लोग जानते हैं सजीवों का प्रमुख लक्षण में हम लोग पढ़े थे, पहला लक्षण पढ़े थे भाई, पहला लक्षण पढ़े थे। क्या पढ़े थे बेटा? कि कोशिकीय होते हैं, संरचना कोशिकीय होती है सजीवों की। लेकिन ये क्या है भैया? ये कोशिकीय नहीं होते। इनमें कोशिका कला, जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य और कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बेटा, लिखा हुआ है बेटा इन्हें किसी भी संवर्धन माध्यम में, मतलब संवर्धन माध्यम कल्टीवेशन मीडियम में उगाया या संवर्धित नहीं किया जा सकता है। क्या है? सजीव कोशिका को छोड़कर, मतलब सजीव कोशिका में अगर हैं जीवाणु विषाणु तो ही क्या करेंगे? अपना संवर्धन, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। अगर किसमें है? सजीव कोशिका में, चाहे वो कहाँ पर हो भैया, बैक्टीरिया की सेल में हो, चाहे एनिमल की सेल में हो, चाहे प्लांट की सेल में हो, किसी भी सेल के अंदर हैं तो ही अपना संवर्धन करेंगे। अगर सेल से बाहर हैं, सेल से बाहर हैं, बाहर के इन्वायरमेंट में है तो वहाँ पर ये संवर्धन नहीं कर सकते, अपना जनन नहीं कर सकते, या अपने जैसा नया जीवा विषाणु नहीं बना सकते। आगे लिखा हुआ बेटा स्वतंत्र विषाणु या विरयान में कोई उपापचयी क्रिया नहीं होती है। इस बात को हमने चर्चा किया था अगले क्लास में। क्या है कि कोई भी उपापचयी क्रिया, बहुत सी हमारे शरीर में क्या है, हर समय बहुत सी क्या है उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, हर समय होती रहती हैं। श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, जनन है, तो ये सब हर समय हमारे शरीर में होती रहती हैं। लेकिन जब विरयान होगा, विरयान मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला विषाणु, तो वो उसमें क्या है कि कोई भी उपापचयी क्रिया नहीं होगी, कोई भी उपापचयी क्रिया नहीं होगी। और ध्यान से सुने, इन्हें वर्षों रेत या नमक की भांति रखने पर भी, अगर इनको हम रख दें किसी बॉटल में रख कर या किसी भी चीज़ में पैकेट में रख दें तो ये वर्षों रखे रहें तो भी क्या है प्रभावी या संक्रामक बने रहेंगे। लेकिन अगर हम किसी सजीव को एक वर्ष के लिए किसी पैकेट में बंद कर दें, क्या वो सजीव या प्रभावी बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। लेकिन जितने क्या हैं विषाणु हैं उनको अगर हम किसी की भांति या रेत की भांति या नमक की भांति या किसी भी निर्जीव वस्तु की भांति, पत्थर की भांति या जो भी निर्जीव है, मृदा की भांति, किसी भी वस्तु की भांति, किसी भी निर्जीव वस्तु की भांति क्या है वर्षों रख दें तो भी ये क्या है संक्रामक या प्रभावी बने रहते हैं। हमने पढ़ा था बेटा कि सजीवों की जो विशेष लक्षण हैं वो क्या है कि वृद्धि होती है सजीवों में एक निश्चित अवस्था तक या एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है, और कुछ ऐसे सजीव हैं जिनमें जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। लेकिन क्या है यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एकदम अच्छे से लिखा हुआ है कि इनमें कभी भी वृद्धि नहीं होती, इनमें कभी भी वृद्धि नहीं होती। जब वृद्धि नहीं तो मतलब सजीवों के जैसे इसके लक्षण नहीं, ये निर्जीवों जैसे लक्षण हैं।
लेकिन कुछ ऐसे लक्षण है ना बेटा जो सजीवों से भी मेल खाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने देखेंगे। लिखा हुआ है विषाणुओं के सजीवों जैसे लक्षण, प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग टू लिविंग ऑब्जेक्ट ऑफ द वायरस। मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग, रिजेंबल मतलब मेल खाती हुई, मेल खाती हुई। किससे मेल खाती हुई भैया? लिखा हुआ है सजीवों से मेल खाती हुई क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टीज मतलब गुण या लक्षण। किसके भाई? विषाणुओं के ऐसे लक्षण जो सजीवों से मेल खाते हों। लिखा हुआ है बेटा सजीवों की भांति वायरसों की आकृति आमाप निश्चित एवं अस्थायी होती है। जिस तरह से सजीव की माप जो है वो क्या है? निश्चित है। उसी तरह से विषाणु की भी माप या आमाप क्या होती है? निश्चित होती है, या उसकी आकृति निश्चित होती है। अब अगर मनुष्य है उसकी तो आकृति हमेशा क्या होगी? वो लंबा होगा, 6 फुट लंबा होगा। ऐसा नहीं कि 6 फुट गोल होगा, आदमी गोल होगा। या हाथी जो है वो चौड़ी सी बड़ी सी है, तो कभी गोल हाथी देखे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अगर गोल क्या है? स्टारफिश गोल है तो क्या चौड़ा स्टारफिश देखोगे? नहीं। तो मतलब क्या है कि जो सजीव हैं उनकी आकृति क्या है भैया? उनकी आकृति क्या है कि निश्चित है। उसी तरह से विषाणुओं की भी आकृति निश्चित होती है। अगर जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो टैडपोल के आकार का होता है तो सभी बैक्टीरियोफेज कैसे होंगे? टैडपोल की भांति ही होंगे। सभी बैक्टीरियोफेज कैसे होंगे? टैडपोल की भांति ही होंगे। कोई अलग नहीं हो जाएगा, कोई टैडपोल से बदलता हुआ मेढक जैसा नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? अब लिखा हुआ है बेटा कि सजीवों की कोशिका में, आप लोग देख पा रहे होंगे, सजीव कोशिका में पहुंचने पर, जब सजीव कोशिका में पहुंच जाएगा विषाणु, कहाँ पर पहुंचेगा? सजीव कोशिका। फिर हम बताएंगे कि सजीव कोशिका कौन कौन सी हो सकती है? प्लांट की, एनिमल की, बैक्टीरिया की। किसकी हो सकती है बेटा? प्लांट की हो सकती है। किसकी हो सकती है? प्लांट की, बैक्टीरिया की, और किसकी? एनिमल की। तो सजीव कोशिका में पहुंचने पर विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल के सूत्रों में क्या होता है? द्विगुणन वैसे ही होता है जैसे सजीव कोशिका में। मतलब विषाणुओं का जो न्यूक्लिक अम्ल है, जो आरएनए है, जो डीएनए है, वो ठीक उसी प्रकार से द्विगुणित होगा जिस प्रकार से सजीव कोशिका का डीएनए जो होता है वो द्विगुणित होता है। ठीक है ना? समझ पा रहे होंगे। इसके बाद तीसरा जो लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे कि विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल के जो सूत्र हैं, सूत्र के जो जीन हैं, पोषद कोशिका, जीन्स पोषद कोशिका अपने कैप्सिड निर्माण हेतु प्रोटीन का संश्लेषण सजीव कोशिका की भांति कराते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए बेटा पोषद कोशिका में, पोषद कोशिका में या पोषद कोशिका के अंदर। लिखा है विषाणुओं के जो न्यूक्लिक अम्ल के सूत्र है के जो जीन्स हैं या न्यूक्लिक अम्ल जो हैं या न्यूक्लिक अम्ल पर पाए जाने वाले जीन हैं वो पोषद कोशिका में, मतलब पोषद, फिर याद रखेंगे पोषद कोशिका कौन होगा? अभी भी बताए हैं कौन होगा? तो बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, एनिमल हो सकता है। तो पोषद कोशिका में, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? में। पोषद कोशिका में अपने कैप्सिड, उनका कैप्सिड किस चीज़ का बना है? प्रोटीन का बना है। तो अपने कैप्सिड के निर्माण हेतु प्रोटीन का संश्लेषण किस तरह से करवाते हैं? सजीव कोशिका की भांति ही कराते हैं। सजीव कोशिका की भांति ही कराते हैं। ये सब कब होगा? ये सब क्रिया कब होगी? जब कोई भी विषाणु किसी सजीव कोशिका में होगा, किसी पोषद कोशिका में होगा। ठीक, आगे लिखा हुआ है बेटा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि विषाणुओं में द्विगुणन के समय, विषाणुओं में द्विगुणन के समय क्या है कि त्रुटि ठीक, मतलब जो गड़बड़ी होती है वो ठीक सजीव कोशिका की भांति होती है। कुछ ना कुछ एरर आता है बेटा द्विगुणन करते समय, डीएनए के द्विगुणन करते समय जैसा त्रुटि सजीवों में होती है वैसी ही त्रुटि किस में हो सकती है बेटा? तो बताएंगे
विषाणुओं में। आगे लिखा हुआ है एकदम अंतिम हेडिंग पॉइंट होगा बेटा, लिखा हुआ है बेटा कि सजीव कोशिका में पहुंचकर सजीव कोश विषाणु जब सजीव कोशिका में पहुंचता है तो रोग उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अंतः कोशिकीय रोग उत्पादक परजीवी। जब कोशिका के अंदर पहुंच जाएगा, सजीव कोशिका के अंदर पहुंच जाएगा तो वहां रोग उत्पन्न करेगा, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अंतः कोशिकीय रोग उत्पादक परजीवी कहते हैं। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है बेटा क्लासिफिकेशन, लिखा कि 1948 ईस्वी में होम्स, हम देखेंगे बेटा किसके बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो होम्स और क्या, होम्स नामक वैज्ञानिक था, कौन था भैया, होम्स नामक वैज्ञानिक था, और इन्होंने क्या बताया बेटा कि 1948 ईस्वी में एक वैज्ञानिक गण या ऑर्डर वायरेल्स, क्या लिखा है, वायरेल्स बनाकर होस्ट सेल के आधार पर पोषद कोशिका, सजीव कोशिका, पोषद कोशिका, होस्ट सेल के आधार पर विषाणुओं को 3 भागों में बांटा है। किसने बांटा है, ये होम्स का क्लासिफिकेशन है, वैज्ञानिक का नाम होगा होम्स, और इन्होंने क्या बताया कि 3 प्रकार के विषाणु हैं। कौन कौन से हैं बेटा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या है, फाइटोफैगनी, फाइटोफैगनी आप लोग देख पाएंगे, फाइटोफैगनी। दूसरा जो है जूफैगनी, और तीसरा क्या है, फैगनी, फैजनी भी बोलते हैं बेटा इसको। तो फाइटोफैगनी मतलब ऐसे विषाणु जो कहाँ पर, फाइटो मतलब आप लोग समझे, फाइटो PHYTO, फाइटो मतलब होता है प्लांट, फाइटो जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है और उसका अर्थ क्या होता है बेटा, प्लांट। तो फाइटोफैगनी मतलब ऐसे जीवाणु, ऐसे विषाणु जो कहाँ पर, पादप में रोग उत्पन्न करेंगे, उन्हें हम पादप विषाणु या फाइटोफैगनी कहेंगे। जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करेंगे उनको जंतु वायरस या जूफैगनी कहेंगे। और फिर क्या है, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करेंगे उन्हें हम फैगनी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, फैगनी, क्या बोलेंगे, फैगनी बोलेंगे। आगे देखेंगे बेटा, लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन की LHT प्रणाली, क्या लिखा है, LHT सिस्टम ऑफ द वायरस क्लासिफिकेशन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, लेकिन उससे पहले आप लोग यार थोड़ा सा अपनी भी ये समझो कि आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही नहीं है या स्कूल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपनी भी समझो। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, हमारे टीचर्स जो हमारे साथी लोग हैं वो सब वीडियो बना के दे रहे हैं आप लोगों को। एक वीडियो बनाने में 20 मिनट का अगर वीडियो बनाया जा रहा है तो उसके लिए 2 घंटे लगते हैं। आपके लिए सबसे पहले PDF तैयार करना, PDF तैयार करने के बाद फिर क्या है, आप लोग देख रहे हैं किस तरह से उसका PPT बनाया जाएगा, फिर क्या है कि वीडियो तैयार की जाएगी, वीडियो की एडिटिंग की जाएगी, फिर उसके बाद अपलोड किया जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आप लोग क्या है कि पता नहीं वीडियो देखते भी हैं कि नहीं देखते। आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, कब तक घर बैठे रहेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग जाग जाइए, कहने का सीधा सा अर्थ है कि जाग जाइए। वीडियो हम बना रहे हैं, इससे पहले वाला 43-44 मिनट का वीडियो था, कम से कम 3 घंटे लगे थे बनाने में। तो थोड़ा सा आप लोग जाग जाइए, बस ये कहने का मतलब है कि आप लोग कुछ तो अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि आपको भी तो कुछ करना है कि नहीं पढ़ना है। तो आप लोग नोट्स बना के सेंड करेंगे, और फिर साथ साथ क्या होगा कि और कुछ बातें आप लोग जो नहीं समझ में आएगा, जो कुछ कन्फ्यूजन है, वो आप लोग ऑफिस में आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।